Hello and welcome everyone. So let's start the journey of not learning income tax. In fact, the journey of becoming tax lawmaker. आपको पता है कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट लॉ इन इंडिया. ये इतना डिफिकल्ट है कि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड रैंक मिलता है इंडिया को फॉर द टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी. इतना कॉम्प्लेक्स है ये. बट बिलीव मी, आई विल मेक दिस टैक्स लॉ वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, क्योंकि आप इसे लर्न करेंगे बड़े ही प्रैक्टिकल वे में और इतने कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कि आप सिर्फ टैक्स लॉस को समझने नहीं लगेंगे, आप इसे फ्रेम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे. राइट? तो बिफोर वी प्रोसीड टू व्हाट इज इनकम टैक्स, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज टैक्स. टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन which is imposed by a government on a person. क्या है टैक्स? टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन. मैं इसको फाइनेंशियल बर्डन क्यों बोल रहा हूं? पता है ये फाइनेंशियल बर्डन क्यों है? क्योंकि कोई भी अपनी खुशी से टैक्स नहीं देता. मुझे बहुत मजा नहीं आता जब मैं टैक्स देता हूं. ऑब्वियसली मुझे टैक्स देना है इसलिए मैं टैक्स देता हूं. ठीक है, तो इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज्ड बाय हुम. कौन लगा रहा है हमारे ऊपर? गवर्नमेंट लगाती है हमारे ऊपर. ठीक है, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन अ पर्सन. अब ये पर्सन कौन है? हम आप सभी लोग पर्सन तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है जो पर्सन्स की डेफिनेशन में कवर होता है. तो हालांकि आपको तो कुछ और पर्सन्स मालूम है, जैसे कि कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, लेकिन और भी बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनके बारे में हम आगे चल के जानेंगे. तो हम आप पर्सन्स हैं, लेकिन कुछ और भी पर्सन्स हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लगाया जाता है. किसके द्वारा? सरकार के द्वारा. आप एक तरीके से टैक्सेशन को ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ऐसा टैक्स है जो कि हमें पे करना पड़ता है सोसाइटी में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए. जब हम किसी समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो हम वहां के बड़े सारे रिसोर्सेस को भी यूज कर रहे होते हैं. हम रोड यूज कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स यूज कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर यूजिंग, जिसके लिए सरकार को कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है और इसीलिए हमसे टैक्स लिया जाता है ताकि उन खर्चों को पूरा किया जा सके. तो आप एक तरीके से टैक्सेस को कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी भी कह सकते हैं. टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं. वो होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. आइए, सो टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स लेवीड ऑन अ पर्सन. जब एक टैक्स को एक पर्सन पे लगाया जाता है, टैक्स लेवीड ऑन अ पर्सन. लेवीड का मतलब क्या होता है? लगाना. टैक्स लेवीड ऑन अ पर्सन इज डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. जो टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. अच्छा, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते क्यों हैं? हम ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, जब सरकार एक पर्सन पे टैक्स लगाती है, हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, तो हम ही डायरेक्टली उसे गवर्नमेंट तक पे करते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट टैक्स है. नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स सरकार गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है. राइट? इसे पे कौन करता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है वो इस टैक्सेस को पे करता है. लेकिन किसको पे करता है? क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते समय जो टैक्सेस पे करता है वो गवर्नमेंट को पे करता है डायरेक्टली? नहीं. अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो आप टैक्सेस भी उसे ही पे कर देते हैं जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हैं, और वो बंदा क्या करता है? गवर्नमेंट तक टैक्सेस पहुंचाता है. देखिए, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और हल्दीराम की एक भुजिया की पैकेट खरीदते हो, तो पता है, अगर मान लीजिए वो भुजिया 100 रुपए की है,
आप उस दुकानदार को 100 रुपए देते हो, तो पता है उस 100 रुपए के अंदर टैक्सेस भी है, और वो टैक्सेस आपने किसको दे दिया? उस दुकानदार को दे दिया जिससे आपने भुजिया की पैकेट खरीदी। और ये दुकानदार अब क्या करता है, उसमें से जो टैक्सेस का कंपोनेंट है, उस 100 रुपए में जितना भी टैक्स है वो किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स है जो सरकार मुझ पे लगाती है और मैं सीधे सरकार को दे देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स है जो सरकार गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है, हम इंसान उसके जब बाई करते हैं तो वो टैक्सेस किसको देते हैं? एक व्यापारी को देते हैं, और वो व्यापारी क्या करता है? सरकार तक पहुंचाता है। तो बेसिकली टैक्सेस दिया तो हम ही ने, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज पे खरीदा है, लेकिन ये टैक्सेस हमने सरकार को डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया। किसके माध्यम से? एक व्यापारी के माध्यम से, इसलिए ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक मेजर डिफरेंस और भी है। डायरेक्ट टैक्सेस डिस्क्रिमिनेट करता है योर टैक्स पेमेंट बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू पे। आप जितना अधिक पे कर सकते हो आपसे उतना लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? आप जितना ज्यादा कमाते हो आपको उतना ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। हम आम आदमी हैं, बहुत गरीब हैं या अंबानी अडानी हैं, हम एक मैगी का पैकेट खरीदेंगे तो टैक्सेस बराबर सबको देना है, राइट? उस मैगी के पैकेट पे जितना टैक्सेस है वो सभी को उतना ही देना है। हम एक पार्ले जी की बिस्किट खरीदेंगे, अंबानी साहब पार्ले जी की बिस्किट खरीद ले, हम खरीद ले, या कोई भी बहुत गरीब व्यक्ति हो वो खरीद ले, सबको बराबर टैक्स देना है, राइट? तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ अ पर्सन व्हेन इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ग्रुप यू बिलोंग टू, आप कितना कमाते हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्ट टैक्सेस सभी को उस प्रोडक्ट पे जितना है उतना देना पड़ता है, राइट? बट when it is the case of direct taxes, तो डायरेक्ट टैक्सेस आपके इनकम से कोरिलेटेड है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा देना पड़ेगा, राइट? तो क्या हमने समझा बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is levied on a person and it is paid directly to the government by that person on whom it is levied. What is indirect taxes? Indirect taxes is tax on goods and services, and it is not directly paid by the one who is consuming goods and services. The one who is consuming goods and services is paying this tax to a middleman. Who is that middleman? That businessman जिससे हमने goods and services को buy किया है, and that businessman is subsequently paying this taxes to the government, right? अब चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आज की तारीख में सिर्फ इकलौता एक टैक्स है जिसका नाम है इनकम टैक्स। एक जमाने में एक और टैक्स हुआ करता था इसके अंदर जिसका नाम था वेल्थ टैक्स। आज वो टैक्स है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मोदी सरकार आई, कब आई पहली बार मोदी सरकार? अब की बार मोदी सरकार कब आई? 2014 में। 2014 में पहली बार मोदी सरकार आई और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने अरुण जेटली जी। और अरुण जेटली जी अपना जब पहला बजट प्रेजेंट करते हैं तभी उसी समय अनाउंस करते हैं कि वी आर एबॉलिशिंग, एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, वी आर एबॉलिशिंग वेल्थ टैक्स। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब से ये सरकार आई है बहुत सारे टैक्स सिस्टम्स को खत्म कर रही है, ठीक है? जो न्यूमरस टैक्स सिस्टम्स थे वो खत्म हो रहे हैं और वो बहुत सारे टैक्सेस को कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, राइट? कि व्हाई टू हैव डिफरेंट टैक्सेस फॉर द सेम थिंग, डिफरेंट लॉस क्यों है? इन सबको कंसोलिडेट करके एक टैक्स लगा दिया जाए। जैसे व्हेन यू विल रीड अबाउट जीएसटी यू विल गेट टू नो कि बहुत सारे टैक्सेस को खत्म किया गया जीएसटी लाने के लिए, राइट? मतलब जीएसटी इज वन टैक्स फॉर सेवरल टैक्सेस। तो उसी तरीके से डायरेक्ट टैक्सेस की झोली में आज की तारीख में सिर्फ एक ही टैक्सेस पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स। 2014 के पहले तक यहां पे एक और टैक्स होता था, वेल्थ टैक्स। हालांकि आपको अब वेल्थ टैक्स जानने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस जरूर दूंगा ताकि आपको सचमुच पता रहे कि किस तरीके से हमारा टैक्सेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। देखिए, इनकम टैक्स क्या है?
हम हर साल जो कमाते हैं उस पे सरकार हमसे कहती है टैक्स दो भाई। हालांकि एक रेंज है कि इतनी इनकम से ज्यादा कमाने वालों को ही टैक्स देना है, राइट। सरकार भी समझती है कि भाई एक लेवल तक जो लोग इनकम कमाते हैं ना, उनका तो सिर्फ खर्चा गुजारा ही हो पाता है, तो उनसे सरकार टैक्स नहीं लेती है। ये नहीं कि आप 20,000 रुपए 25,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो भी सरकार आपसे टैक्स ले रही है, नहीं। एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक, ये सब भी सीखेंगे आगे चल के, आपसे टैक्स लिया ही नहीं जाता। एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर अगर आप कमाते हो तो आपसे आपकी इनकम पे जो आप कमा रहे हैं उस पे टैक्स लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। अब आप पूछेंगे वेल्थ टैक्स क्या था जो अब सब नहीं है। हम जो कमाते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन खर्च पता है कितना किए हम? 3 लाख रुपए। तो मैंने 7 लाख रुपए बचा लिया। जो हम 7 लाख रुपए बचा लेते हैं वो हो जाती है मेरी वेल्थ। अब एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मैं हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं और हर साल 3 लाख रुपए खर्च कर देता हूं, तो 10 साल में मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है? हर साल 10 लाख कमाए, 3 लाख रुपए हर साल खर्च कर दिए, तो हर साल कितना बचा है? 7 लाख रुपए, ठीक है। तो 10 सालों में कितना हो गया? 70 लाख रुपए। हालांकि हो सकता है वो पैसा कहीं इन्वेस्टेड था तो कुछ इंटरेस्ट आया होगा तो और बड़ा ही हो गया होगा। मैं उस 70 लाख रुपए को कितना मान लूं? 1 करोड़ मान लूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए। तो पता है ये 1 करोड़ रुपए क्या है? आपकी वेल्थ। और इस पे सरकार आपसे लेती थी वेल्थ टैक्स। बड़ी सुंदर बात। जैसे पहले साल मैंने 10 लाख रुपए कमाया तो 10 लाख रुपए क्या बनी मेरी? इनकम। उसमें से 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो 7 लाख रुपए बचाया वो मेरी वेल्थ में जाके ऐड हो जाएगी। और जो टोटल अमाउंट है, अब तक कितनी संपत्ति तैयार की हो, वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, अब तक टोटल कितनी संपत्ति तैयार की हो, उस पर एक अलग से टैक्स देना पड़ता था, दैट वाज वेल्थ टैक्स, राइट। और जो पैसा आप खर्च करते थे उस पर क्या लगता था? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विस। पैसा खर्च कहां होता है? अरे हम कोई गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं, वही तो क्या है? मेरा खर्चा है। या तो हम कोई गुड्स खरीदते हैं या तो सर्विसेज खरीदते हैं, इसी में खर्चा होता है। जरा सोच के देखो हम क्या क्या चीजें खरीदते हैं। सर हम खाने पीने का सामान खरीदते हैं, जैसे कि आटा, चावल, दाल, ब्रेड, में साबुन, सर्फ, ये सारी चीजें, तो दीज आर ऑल गुड्स। और क्या आप खर्च करते हैं अपने पैसे? सर बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च होता है, सर्विस। हम सर फ्लाइट से जाते आते हैं, रेल से जाते आते हैं, दिस इज सर्विसेज, ठीक है। डॉक्टर्स मेडिकल सर्विसेज लेते हैं, दैट्स एन सर्विस। तो आप या तो गुड्स या तो सर्विसेज पे खर्च करते हैं, और आप जब गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं तो एक अलग से टैक्स लगता है, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए एक जमाना था हमारे देश में, 2014 के पहले की बात है, जब लोग ऐसा कहा करते थे कि आप कमाएंगे तो टैक्स लगेगा, बचाएंगे तो टैक्स लगेगा, खर्च करेंगे तो टैक्स लगेगा। क्या ये बात सच थी? हाँ, आप कमाएंगे तो इनकम टैक्स लगेगा, बचाएंगे तो आपकी वेल्थ बन जाएगी और उस पर वेल्थ टैक्स लगेगा, खर्च करेंगे तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेगा। ऑब्वियसली खर्च कहां करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे करेंगे, जिसपे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेगा। तो कमाने पे टैक्स, बचाने पे टैक्स, ठीक है, खर्च करने पे भी टैक्स, हर जगह से सरकार टैक्स ले रही है। हालांकि उसमें से बचाएंगे तो टैक्स, ये वाली बात अब खत्म हो गई है। कमाने पे टैक्स है इनकम टैक्स, एंड खर्च करने पे टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या टैक्स हैं। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस हैं, ठीक है, जिसमें से 2 मेजर टैक्सेस जो हैं वो हैं जीएसटी और कस्टम, राइट। उसके अलावा भी मिसलेनियस बहुत सारे टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, customs, and then miscellaneous other taxes. Now let me tell you what is GST. आप हिंदुस्तान के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, कोई भी गुड्स खरीद लीजिए या सर्विसेज खरीद लीजिए, तो इस पे आप क्या देते हो? जीएसटी। लेकिन एक बात और है, इंडिया के बाहर से अगर आप सर्विसेज भी लोगे तो आप क्या पे करोगे? जीएसटी। लेकिन इंडिया के बाहर से जब आप गुड्स खरीदोगे, इंडिया के बाहर से मतलब विदेश से अगर कोई गुड्स आ रहा है तो आप उस पे करते हो कस्टम्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, चलिए देखिएगा जरा क्या बना रहे हैं हम, ये आप बता सकते हो?
यस, आप सही समझे हो, इंडिया बना रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जा रहा है, क्या लगेगा इस पे? जल्दी बताइए। इस पे लगेगा जीएसटी। अच्छा सर, इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह सर्विसेज जा रही है, सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है, एक जन बेच रहा है सर्विस, दूसरा खरीद रहा है सर्विस। ठीक है, क्या हो सकता है? ये एजुकेशन सर्विस हो सकती है, ये कंसल्टेंसी सर्विस हो सकती है, ये ऑडिटिंग सर्विसेज हो सकती है, कोई भी सर्विस हो। इस पे क्या लग रहा होगा? जीएसटी। अब बात आती है, सर अगर इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर गुड्स आ रहा है, इस पे क्या होगा? इस पे लगता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर सर्विस आ रही है, ये देखिएगा, ये सर्विस थी, ये भी सर्विस की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे गुड्स की बात की थी मैंने। ठीक है, इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर सर्विस आ रही है, तो इस पे क्या है? इस पे भी जीएसटी है। राइट, तो ये आपको क्लियर हो गया कि किन चीज़ों पे जीएसटी है और किस पे कस्टम्स है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं आपको बता दूं, पहले ना ये गुड्स एंड सर्विसेज पे अलग अलग टैक्सेस होते थे। ठीक है, गुड्स पे जो टैक्सेस होते थे वो था वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। सर्विस पे टैक्स लगता था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। राइट, गवर्नमेंट ने इन सबको कंसोलिडेट कर दिया और जुलाई 2017 में ये टैक्स आया था जीएसटी, जिससे वो पुराने टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी ला दिया गया कि वन टैक्स वुड बी देयर फॉर वन नेशन, मतलब वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। कस्टम्स हैं, इसके बाद मिसलेनियस अदर टैक्सेस। देखिए छोटे मोटे अभी भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, लेकिन ग्रेजुअली क्या होंगे मैं आपको बताऊं कि ये सारे टैक्सेस भी धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे जीएसटी में, एंड ग्रेजुअली मे बी आफ्टर 5 or 10 years of time you will find that कि there are just 1 and 2 taxes under the indirect tax category also. राइट, तो अभी क्या क्या और टैक्सेस हैं मैं कुछ आपको बता देता हूं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे एक टैक्स लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। कभी आपने बिजली का बिल देखा है? देखिए आपको मेरे साथ साथ ना हर चीज प्रैक्टिकली सीखनी है। राइट, तो आप अगर आज तक नहीं देखे तो आज जरूर देख लीजिएगा। आपके घर बिजली बिल आता होगा, उसे उठाइए और देखिए, उसमें नीचे एक टैक्स जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। नाउ व्हाई इज इट एन इनडायरेक्ट टैक्सेस? ऑब्वियसली इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज हम इसको किसको पे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। वो हमारे बिजली बिल के साथ जुड़ा हुआ है। हम जहां बिजली बिल जमा कर रहे हैं वहीं वो टैक्सेस भी जमा कर दे रहे हैं, ऑब्वियसली बिजली विभाग में। ठीक है, जैसे मैं यूपी से हूं तो यहां पे यूपी पीसीएल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, वही हमें बिल रेस करता है बिजली की, और हम बिजली के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो भी वहीं पे कर देते हैं, और यूपी पीसीएल फिर फाइनली गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे करता है। तो बेसिकली आई एम पेइंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बट आई एम नॉट पेइंग इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, आई एम पेइंग इट वाया यूपी पीसीएल। राइट, और क्या क्या टैक्सेस होते हैं? मोटर व्हीकल टैक्स। देखिए मोटर व्हीकल टैक्स ये मत समझ लीजिएगा कार खरीदने पे जो टैक्स है। राइट, कार खरीदते हैं तो आप उस पर जीएसटी पे कर रहे हैं ऑब्वियसली। मोटर व्हीकल टैक्स क्या है? जब आप मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो ऑब्वियसली आप रोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सरकार का कहना है कि रोड खराब होती है, हमें रोड बनवाना पड़ता है, उसकी मरम्मत करानी पड़ती है, तो आप एक टैक्स देते हैं मोटर व्हीकल टैक्स। बेसिकली हम इसको रोड टैक्स भी बोलते हैं। राइट, तो दैट यू पे व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू व्हीकल। राइट, तो ये जो टैक्सेस है दैट इज अगेन बीइंग रीच्ड टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, हम तो डीलर को ही पे करके चले आते हैं। राइट, ये सारे टैक्सेस भी। देन स्टैम्प ड्यूटी इज अनदर इनडायरेक्ट टैक्स। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? आप स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो, कोई एग्रीमेंट बनाना है तो स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, कोई म्यूचुअल कंसेंसस क्रिएट कर रहे हैं किसी भी चीज पे बैठ के, तो एक स्टैम्प पेपर में हम उस बात को लिख लेते हैं। राइट, प्रॉपर्टी के डिवीजन किए जाते हैं फैमिलीज में, अगेन स्टैम्प पेपर का यूज होता है, उस पर लिखे जाती है सारी बातें। तो स्टैम्प पेपर इज यूज्ड फॉर सो मेनी थिंग्स। राइट, एंड एवरी टाइम आई एम पेइंग स्टैम्प ड्यूटी। वो क्या है? वो टैक्सेस है बेसिकली। जो आप 1,000 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीद रहे हो तो 1,000 रुपए क्या है? ये एक टैक्स है। किसको पे कर रहे हो? स्टैम्प विक्रेता को। जो स्टैम्प सेलर है आप तो उसी को पे करके चले आ रहे हो, और वहां से गवर्नमेंट तक ये टैक्सेस पहुंच जा रहा है।
सो आपने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझा, इसमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं वो समझा। अब थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूं, कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करते हैं हमारे देश में, राइट, कितनी टोटल कलेक्शन आती है इनकम टैक्स से, राइट, जीएसटी से कितनी कलेक्शन आती है, कस्टम से कितनी कलेक्शन आती है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा किस टैक्स की कितनी वैल्यू है भाई, राइट, कितने लोग इस टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं पहले तो इनकम टैक्स के बारे में, और ये सब कुछ बहुत इंक्रीज हो चुका है, कंप्लायंस बहुत बढ़ चुकी है, राइट। आज इनकम टैक्स में जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल होती हैं, नंबर ऑफ रिटर्न्स वो तकरीबन 7 करोड़ है। 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम है, 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, जिसमें से सिर्फ 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर 2014 के पहले तक सिर्फ 3.5 करोड़ था, ये दुगना हो चुका है 10 साल के अंदर अंदर, राइट। तो ये बहुत तेजी से बढ़े हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, इन 7 करोड़ लोगों से पैसा कितना आता है, कितना पैसा हम कलेक्ट करते हैं, तो लेट मी टेल यू 19.7 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 19.7 लाख करोड़, लगभग आप ऐसे समझिए 20 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन आती है इनकम टैक्स से साल भर में। देखिए इनकम टैक्स में भी हम 2 कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं, एक तो जो कंपनीज टैक्सेस देती हैं इनकम टैक्स, और दूसरा जो हम इंडिविजुअल्स देते हैं, राइट। आप ऐसे समझ लीजिए रिलायंस कंपनी टैक्स दे रही है, वो हम कहते हैं इनकम टैक्स में ही बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स व्हेन इट इज बीइंग पेड बाय ए कंपनी, इनकम टैक्स जब एक कंपनी पे कर रही है तो हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल देते हैं, बट इट्स नॉट एनी अदर टैक्स, इट्स नॉट ए डिफरेंट टैक्स, राइट। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें एज कि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स कितना है और पर्सनल इनकम टैक्स कितना है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे ये आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, जब इनकम टैक्स कंपनियां देती हैं तो हम बोल देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और जब आप इंडिविजुअल्स देते हैं सरकार को टैक्स तो हम उसको बोल देते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो मोटा मोटी 10 लाख करोड़ रुपए कंपनी से आ रहा है और 9.7 लाख करोड़ रुपीस आ रहा है पर्सनल इनकम टैक्स से, राइट। चलिए अब जीएसटी की बात करते हैं। पता है जीएसटी में आज टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हैं, मतलब कितने लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं? 1.4 करोड़ रिटर्न फाइल होती है जीएसटी की, मतलब मोटा मोटी इतने लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है, राइट। 1.4 करोड़, ठीक है, कितने में? 140 करोड़ की जनसंख्या में। अब आप कहेंगे कि सर जीएसटी में इतने कम लोग क्यों रजिस्टर्ड हैं? देखिए जीएसटी में ना हर व्यापारी को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। एक लिमिट तक के व्यापारी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है। तो जितने भी बहुत छोटे वाले व्यापारी हैं वो सब तो दायरे से ही बाहर है ना जीएसटी के, राइट। और हर कोई व्यापार भी तो नहीं कर रहा, जो लोग नौकरी पेशा इंसान हैं, ठीक है, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनको तो जीएसटी में वैसे भी नहीं फॉल करते हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कौन ले रहा है? जो व्यापारी है। ध्यान दीजिएगा, हम उपभोक्ता, हम कंज्यूमर्स जीएसटी पे तो करते हैं सरकार को, लेकिन कैसे पे करते हैं? एक व्यापारी के माध्यम से। पता है आप जो फीस हमें देते हो उसमें भी जीएसटी देते हो, लेकिन क्या आप उस जीएसटी को सरकार को देते हो? नहीं, आपने बच्चों जो फीस हमें दी ना, वो फीस में जीएसटी का कंपोनेंट था, और उसमें से जो जीएसटी का कंपोनेंट था वो स्टडी एट होम क्या करता है? सरकार को दे देता है। तो आप जीएसटी में फॉल ही नहीं करते, आपको जीएसटी की कोई कंप्लायंस नहीं करनी। भाई आप टैक्स हमको दोगे, हम सरकार को देंगे। लेकिन मैं एक ऐसा व्यापारी हूं जो जीएसटी के दायरे में आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे या छोटे मोटे ट्यूशन सेंटर्स होंगे जो जीएसटी के दायरे में भी नहीं आते, राइट। तो वो ना तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ना सरकार को देने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये नंबर्स आपको कंपैरेटिवली लोअर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1.4 करोड़
जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, इतने लोग जीएसटी का रिटर्न भरते हैं, लेकिन इससे कलेक्शन कितनी आती है? इससे तकरीबन जो कलेक्शन आ रही है वो हर महीने, देखिए जीएसटी की कलेक्शन हर महीने आती है, राइट, और ये तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए हर महीने आ रहे हैं, यानी हम साल का ₹21 लाख करोड़ कह सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, लगभग जो करंट ईयर है, रनिंग ईयर है, उसकी कलेक्शन 24 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर सकती है। देखिए जीएसटी की रेवेन्यू धीरे धीरे हर समय ग्रो करते जा रही है, इट्स ऑन ग्रोथ, ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ रही है। तो हम जब भी आपको कुछ भी बता रहे हैं 21 लाख करोड़ रुपए, तो हम एवरेजिंग कर दिए हैं, जो लेटेस्ट मंथ का डाटा था उसको इंटू 12 कर दिए कि भाई 21 लाख करोड़ रुपए के आसपास हम चल रहे हैं इस समय एनुअल कलेक्शन पे। लेकिन सिंस इट्स ऑन ग्रोइंग ट्रेंड, तो मे बी दिस ईयर इट विल क्रॉस इवन 24 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। अब बात आती है कि सर कस्टम से कितनी कलेक्शन आ जाती है? अगर हम कस्टम से बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन कस्टम से आती है। उसके बाद न जाने इनडायरेक्ट टैक्सेस में और कितने सारे टैक्सेस, और सबसे अच्छी खासी कलेक्शन आ रही है। यानी एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस, कौन सा टैक्स ज्यादा बड़ा है? कौन सा टैक्स ज्यादा बड़ा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन बहुत ह्यूज है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन कंपैरेटिवली कम है। और आपको यह भी बता दें कि लोगों को ज्यादा तकलीफ पता है क्या देने में होती है? डायरेक्ट टैक्सेस, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम जब इनकम कमाते हैं, सरकार हमसे टैक्स मांगती है तो बड़ा दर्द होता है, क्योंकि हमें टैक्स अलग से देना पड़ता है। हम टैक्स देते हैं लाख रुपए, 50,000 रुपए, तो हमें बड़ा दर्द होता है। लेकिन दिन रात न जाने हम कितना टैक्स सरकार को दे देते हैं इनडायरेक्टली, जिसमें हमें जरा भी गम दुख तकलीफ कुछ नहीं होती। जब सोचिए, आप एक जींस लेने जाते हो, एक मॉल में बताता है 2,000 रुपए, आप खर्च से दे देते हो, ले आते हो, पता है उस जींस के अंदर भी टैक्स है। हो सकता है 200-300 रुपए उसके अंदर टैक्स है जो सरकार को गया, आपको तकलीफ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आप गए एक मैगी की पैकेट खरीद के लाए, उसके अंदर टैक्स। आप गए एक बिस्किट की पैकेट खरीद के लाए, उसके अंदर टैक्स। सब सारी चीजों में तो आप टैक्स दे रहे हो, दिन रात आप टैक्सेस दे रहे हो, लेकिन आपको तकलीफ और दर्द नहीं हो रहा है। आप स्टडी एट होम में फीस भर रहे हो, उसमें भी टैक्स है, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है भाई, आप सोचते ही नहीं ना टैक्स के बारे में। आप सोचते हो 2,000 रुपए की जींस लिए भाई, हम 14 रुपए की मैगी लिए, हम 20 रुपए की बिस्किट लिए, इसलिए आपको दर्द नहीं होता, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्टली सरकार हमसे कहती है इतना कमाए उतना दो, अब हमें अलग से टैक्स के नाम पे पैसा देना होता है, टैक्स के नाम पे पैसा देना, यहां पे दर्द होता है। क्या ये बात गवर्नमेंट भी समझ रही है? हाँ, ये बात गवर्नमेंट भी समझ रही है, और दुनिया भर के और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो देश की इकोनॉमी के लिए अलग अलग सजेशन देते हैं, वो लोग भी ऐसा समझते हैं। तो आप देखेंगे बहुत बार हमारे देश में ऐसा ऐसा विचार आता है कि क्यों ना डायरेक्ट टैक्स को एबॉलिश ही कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, कुछ दूसरे रेवेन्यू सोर्स बनाए जाए, या इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन को बहुत स्ट्रांग कर लिया जाए, या अल्टरनेटिव कोई सोर्स बनाया जाए रेवेन्यू का, राइट। बीजेपी के ही एक लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, अगर आप इनकी सुनेंगे और कभी आपने सुना हो, तो ये कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश ही कर दो। You must give it up. You must abolish income tax, because the day you abolish income tax, there will be celebration. ठीक है, बहुत पहले की बात है, लेट मी टेल यू, एक बार बाबा रामदेव ने भी इस बात की चर्चा की थी कि व्हाई डोंट वी एबॉलिश, 2014 की बात है, इवन जस्ट जनरल इलेक्शन के कुछ समय पहले की बात है, कि इवन द डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी एबॉलिश्ड। तो ही वॉज इवन ऑफ द ओपिनियन कि डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी एबॉलिश्ड, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग ऑल दिस, बट they have said all this thing। तो ये मैं आपके सामने ला रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया जाए, बंद ही कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे कलेक्शन एक तो बहुत बड़ी नहीं है, और ये बहुत ही पेनफुल होता है। हम इनडायरेक्टली लोगों से इतना टैक्स ले लेते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होती। क्या आपको मालूम है, आप आश्चर्य कर जाओगे, ठीक है, अगर मैं कुछ बातें आपको बता दूं, एक फॉर्च्यूनर 40 लाख रुपए की, इसके अंदर टैक्स कितना है? टेल मी, अगर आपको आइडिया हो तो। 13 लाख रुपए टैक्स है। माय गुडनेस सर, 40 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदते 13 लाख रुपए टैक्स लगता है। हाँ, किसी को दर्द होता है? नहीं कहता है 40 लाख की फॉर्च्यूनर लेके आए, बात खत्म। मैंने भी अभी एक कार खरीदी है, ठीक है, 25 लाख रुपए की।
उसमें टैक्स जानते हो कितना दिए हैं? 6.5 लाख रुपए का उसके अंदर टैक्स है। अगर 6.5 लाख रुपए गवर्नमेंट अलग से मांगती है तो बड़ा दर्द हो जाएगा, तब तो हालत खराब हो जाएगी, 6.5 लाख रुपए टैक्स देना है। लेकिन उस समय दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं भाई ये सामान इतने का खरीदिए। आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लोगों ने बहुत सारे तरीके के अल्टरनेटिव तरीके भी बताए कि लोगों को क्या करना चाहिए, ये टैक्स लगा देना चाहिए, इस तरीके से टैक्स लगा देना चाहिए। मैं उसकी चर्चा अभी कर नहीं पाऊंगा आपके साथ, रीजन बीइंग कि आप अभी मैच्योर ही नहीं हो इतने कि उन बातों को आप समझ पाए, राइट। लेकिन बिलीव मी, ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप समझने लग जाएंगे कि ये इकोनॉमी कैसे चलती है, देश में पैसा कैसे आता है, ठीक है, कैसे फ्लो करता है, ठीक है, ब्लैक मनी क्या होती है, ब्लैक मनी से क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है, राइट। ये सब कुछ आप समझेंगे, ठीक है। मतलब ब्लैक मनी को बहुत गड़बड़ चीज मत समझिएगा। बहुत सारी गवर्नमेंट है जो कहती है कि देश की हमारी ब्लैक इकोनॉमी एक पैरेलल इकोनॉमी है, जितना व्हाइट में देश चल रहा है उतना ही ब्लैक में चल रहा है। अगर ब्लैक इकोनॉमी को दबा दिया जाए, मार दिया जाए, तो आप समझिए गाड़ी एक पहिए वाली हो जाएगी जो धड़ाम से गिर जाएगी। तो बेसिकली दिस इज वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सब कुछ सीखेंगे आपके साथ। ये एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन था, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप टैक्स सिस्टम को समझे, टाइप्स ऑफ टैक्सेस समझे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे जहां पे हम शुरू करेंगे आपके साथ इनकम टैक्स।